हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपको ब्लास्ट एजुकेशन की कंप्यूटर साइंस की स्टडी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और इस मुश्किल समय में अपना पूरा योगदान दे रहे होगे अपने देश के प्रति एंड अपने स्टडीज़ के प्रति आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे एग्ज़ाम की। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 1 हमारा था क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर इस चैप्टर पर कर चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं कि HTML फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग कंपोजर। कंपोजर की मदद से HTML फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो पहले जो 3 वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि पहले वो 3 वीडियो देख के आओ। उसमें मैंने समझाया है कि HTML टैग्स की मदद से HTML फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं। वो 3 वीडियो देख के आओ, फिर इस वीडियो में मजा आएगा। ठीक है, वैसे भी इस वीडियो में आपको पता तो चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में पूरा नया टॉपिक रहेगा। कंपोजर की मदद से HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हो। ठीक है, तो अगर मैं वैसे तो स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आपने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो पहले देख के आओ वो 3 लेक्चर, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको रियली मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप इसको शेयर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो भी नीडी बच्चा है, जो भी नीडी चाइल्ड है, जिनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उनको शेयर करिएगा। पक्के से ब्लास्ट एजुकेशन का यही मोटिव है, यही मकसद है कि जो भी बच्चा जो बहुत बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, ब्लास्ट एजुकेशन उन बच्चों की मदद जरूर से करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, चलिए, तो कंपोजर की मदद से HTML फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं अपन वो सीखते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कंपोजर, मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी ये बात बताई हुई है एंड लेक्चर नंबर 4 में भी ये बात बता रहा हूं। हमारे पास 2 टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड को एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। हमें जब भी HTML टैग्स लिखने होते हैं तो अपन नोटपैड की मदद से लिखते हैं, और ये मैंने पिछले 3 वीडियो से बताते आ रहा हूँ। हमने HTML टैग्स लिख के भी HTML फॉर्म्स जनरेट करे हुए हैं पिछले 3 वीडियो में, आप चाहो तो देख सकते हो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नोटपैड होता है वो अपन एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। कंपोजर विंडोज में बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है इजीली, बड़े आराम से कंपोजर विंडोज के अंदर रन हो जाएगा। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हो, कुछ लोग इसको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें कंपोजर को एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना आप कि नोटपैड जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं एंड कंपोजर जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में एज अ टेक्स्ट एडिटर कंपोजर को यूज करते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको टेक्स्ट बुक में ले जाता हूँ, फिर आपको कंपोजर कैसे दिखता है कंपोजर वो आपको बताता हूँ। चलो पहले मैं टेक्स्ट बुक में ले जाता हूँ आपको। अच्छा देखो, हमने यहाँ तक कर लिया था लेक्चर नंबर 3 में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ हमने बनाया था। नेम टैग, जेंडर, मेल है कि फीमेल, रेडियो बटन भी बनाना सीखा था, हॉबी,
ठीक है, ये चेकबॉक्स भी बनाना सीखा था, एड्रेस टूल बार, एड्रेस बार भी बोलते हैं इसको, फिर अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये सब कुछ हमने बनाना सीखा था पिछली वीडियो में, लेक्चर 03 में ये हमने सीखा था। पिछले 3 वीडियो में ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपको हेडिंग कैसे देना है वो मैंने लेक्चर 03 में आपको सिखाया था। फिर आपको फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है, फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर है, वो कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था लेक्चर 03 में। तो आप चाहो तो लेक्चर 03 भी कंटिन्यू कर सकते हो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अच्छा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरी कोडिंग दी हुई है, आप चाहो तो ये पूरी कोडिंग देख सकते हो। देखो, आप चाहो तो ये पूरी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। एक बार एक ये जो कोडिंग करी हुई है, HTML टैग्स लिखे हुए हैं, वो एक बार इसको नजर कर लेना, ठीक है। इसको एक बार क्या करना है, इसको देख लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहेगा, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है, लेक्चर नंबर 4 में दोबारा से बताता हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखो आप टेक्स्ट बुक और पेन साथ में लेके देखना, क्योंकि जो मैं अंडरलाइन करने के लिए 2 लाइंस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मतलब वहां से क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां से ही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार आप उसको, जब आपकी एग्जाम होगी ना बोर्ड की, ठीक है, MCQs की, तो एक बार उन लाइंस को रीड करके जाइएगा, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी मेरा वीडियो आप देखो, टेक्स्ट बुक एंड पेन लेके बैठो, ठीक है। जो लाइन में बोलूं वो लाइन को अंडरलाइन कर दो, और जब आपकी एग्जाम हो या उससे पहले, एग्जाम के पहले एक बार रीड कर जाना, ठीक है, रीड करके जाना, ठीक है, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, thus you can see that creating a HTML form using HTML tags is a tedious process। HTML tags की मदद से HTML फॉर्म को बनाना एक टीडियस प्रोसेस है, एक बहुत ही झमेले वाला काम है, एक बहुत ही एक बहुत ही दिक्कत देने वाला काम है। इसमें हमने, देखो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या कोडिंग करी थी, हमने क्या क्या HTML टैग्स लिखे थे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, हमने ये सारा HTML टैग लिखा था, ठीक है। तो ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है कि पहले ये HTML टैग लिखो, फिर ये HTML टैग लिखो, मतलब एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस, एक बहुत ही झमेले वाला प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही झमेला है। देखो इसमें सब कुछ टैग वगैरह सब कुछ देखना होता है यहाँ पे आपको, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए वो भी ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। HTML टैग्स को लिखना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है कि HTML टैग्स की मदद से फॉर्म क्रिएट करना। देखो मैं आपको एक बार फॉर्म भी बता देता हूँ कि हमने ये फॉर्म जनरेट करा था। देखो, तो हमने ऐसा एक फॉर्म जनरेट करा था, हमने ऐसा एक फॉर्म बनाया था जिसमें देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, जेंडर के लिए मेल फीमेल, ठीक है, हॉबीज, क्रिकेट, डांसिंग, म्यूजिक, फुटबॉल, एड्रेस बार भी दिया हुआ है, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे जनरेट करना है ऐसा फॉर्म। तो चलिए आज अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ही, ठीक है। तो HTML टैग्स की मदद से HTML फॉर्म जनरेट करना एक बहुत ही टीडियस, एक बहुत ही झमेले वाला काम है, एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। A simpler method is to use an IDE, Integrated Development Environment। इसका फुल फॉर्म याद रखना, Integrated Development Environment, Integrated Development Environment, Integrated Development
एनवायरमेंट, आईडीई का फुल फॉर्म यूज ध्यान में रखना। आईडीई बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आईडीई, ठीक है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। आईडीई, आईडीई का फुल फॉर्म क्या है? आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखना, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा गया है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म आईडी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। An IDE is a software application that provides complete facility to programmer to develop software. It provides a GUI. इसका भी फुल फॉर्म याद रखना। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म क्या है? GUI का GUI, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। GUI, GUI का फुल फॉर्म भी याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखना। क्या GUI का फुल फॉर्म क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोबारा आने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोर्ड में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स अ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट और कोड एडिटर, a compiler or interpreter and a debugger, composer, Eclipse, JBuilder and NetBeans। ये लाइन को खास करके आप हाईलाइट करना, ये लाइन को, composer, Eclipse, JBuilder and NetBeans all are example of some open source IDEs। IDE का फुल फॉर्म मैंने बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। लेट अस नो हाउ टू यूज द कंपोजर टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है। ये जो नाम बताए मैंने, कंपोजर हो गया, एक्लिप्स हो गया, JBuilder हो गया, JBuilder हो गया, नेटबीन्स हो गया, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब है, देखो ओपन सोर्स से आपको क्या पता चलता है? ओपन सोर्स से आपको ये पता चलता है कि कुछ फ्री वगैरह की बातें हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। कंपोजर एक फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। इस सॉफ्टवेयर को परचेस करने में, इस सॉफ्टवेयर को परचेस करने में कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपोजर में, ठीक है। या ये जो भी नाम दिए उन्होंने, कंपोजर, एक्लिप्स, JBuilder, नेटबीन्स, ये सारे ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी आपको परचेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको कोई भी
परचेस वगैरह की जरूरत नहीं होगी। अब देखो, ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसलिए, नहीं। ओपन सोर्स का मतलब ये तो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल है, साथ साथ में आपने जो डिजाइन करी है फॉर्म की, अभी मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर पहले सुन लो। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, बट साथ में ओपन सोर्स का ये भी मतलब होता है कि ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करते हो। क्या क्या क्या? रिपीट। ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करते हो, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जो अब देखो, मैं पूरी डेफिनेशन बोलता हूँ ओपन सोर्स की, ठीक है। ओपन सोर्स एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? ओपन सोर्स एप्लीकेशन का मतलब है ऐसे एप्लीकेशंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जो सोर्स कोड प्रोवाइड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड जो सोर्स कोड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बट ये ध्यान रखना कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, मतलब इसमें आपको कोई भी परचेस वगैरह की जरूरत नहीं होगी ओपन सोर्स में, ठीक है। एंड साथ में वो एप्लीकेशन आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब है इट इज फ्री ऑफ सोर्स, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको कोई भी परचेस करने की जरूरत नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम में अगर आप डाउनलोड करना चाहो कंपोजर को तो कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स, जो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करके दे, विच प्रोवाइड सोर्स कोड टू द यूजर, जो यूजर है उसको सोर्स कोड प्रोवाइड करके दे, ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें आपको कोई भी परचेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड जो यूजर को सोर्स कोड प्रोवाइड करती हो, जो भी यूजर है उस यूजर को सोर्स कोड प्रोवाइड कर सके, ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बोलेगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। अभी नहीं समझे तो अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अपन कंपोजर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट लाइन में बता दूं आपको। इंट्रोडक्शन टू कंपोजर देख लो पहले। कंपोजर ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। कंपोजर आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है, ये कंपोजर का इंटरफेस है। कंपोजर आपको, जब आप कंपोजर को ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन अपने पास भी कंपोजर है, ठीक है, ओपन देखते हैं, ठीक है। अपन ओपन करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। कंपोजर इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE। अब फ्री ओपन सोर्स मतलब पता चल गया ना, मतलब इसमें कोई भी आपको परचेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कंपोजर को डाउनलोड करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। एंड कंपोजर यूजर को सोर्स कोड प्रोवाइड करके देता है, इसलिए इसको ओपन सोर्स बोला गया है, वेब डेवलपमेंट बोला गया है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, देखो अगर आपको कंपोजर डाउनलोड करना है, सुनो, अगर आपको आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में कंपोजर डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देखो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
फिर यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, फिर www.composer.net पर इस वेबसाइट पर जाके आप कंपोजर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। It provides a web page editor which has a simple graphical interface known as WYSIWYG। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, WYSIWYG। इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, What you see is what you get। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। पहली बात, यहां से लेके यहां तक, यहां से स्टार्टिंग, यहां से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेके यहां तक पूरा अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको क्या था, WYSIWYG इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, बाजू में बिल्कुल। यहाँ पे देखो, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। इसका मतलब भी समझाता हूं आपको, पहले मैं लिख दूं इसका मतलब। फुल फॉर्म क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये फुल फॉर्म आपको जिंदगी भर याद रखना है। जब तक आप कंपोजर पढ़ते हो, जब तक आप कंपोजर पढ़ते हो, तब तक आपको इस फुल फॉर्म को याद रखना है। WYSIWYG, ठीक है, WYSIWYG। इसका फुल फॉर्म क्या है, What you see is what you get, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब सुनो, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है। मतलब कि आप जैसा डिजाइन कंपोजर के अंदर करोगे, आपको वैसा ही आउटपुट, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। आपने जैसा डिजाइन कंपोजर के अंदर करा, आपको वैसा ही आउटपुट दिखने वाला है, ठीक है। आपने जैसा डिजाइन कंपोजर के अंदर करा, आपको वैसा ही आउटपुट रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये समझ गए ना, WYSIWYG का मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जैसा डिजाइन कंपोजर में करोगे, वैसा ही आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, It is a complete web authoring system which integrates web page development and web file management। ये लाइन को अंडरलाइन करिएगा। Creating new web pages using Composer is quick and easy। आपको अगर कोई भी अपने वेबसाइट के वेब पेज बनाने हो, तो आप कंपोजर की मदद से बड़ी आसानी से और फटाफट जनरेट कर सकते हो। The user can also edit the web page by using the source code and making changes. Composer incorporates a site manager which gives rapid access to the files on both local machines and remote servers. Web pages and associated files can be uploaded to a remote server from within Composer. It also supports the use of styles through CSS, cascading style sheet. We will learn about CSS in the next chapter. Next chapter में अपन CSS and JavaScript को पढ़ने वाले हैं, validations को पढ़ने वाले हैं। Before we learn how to create forms using Composer, let us first learn the Composer interface। ये देखो, ये Composer का इंटरफेस है। जब आप Composer को ओपन करोगे, तो Composer आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है।
इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओपन कंपोजर बाय लोकेटिंग इट्स आइकॉन। देखो इसका ये आइकॉन है, आपको लाइट दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, बट आपको दिखना चाहिए शायद तक। ये रहा, देखो ये कंपोजर का सिंबल है, इसको आप आइकॉन बोलते हो। तो कंपोजर के आइकॉन पे क्लिक करके आप कंपोजर ओपन कर सकते हो, ठीक है। टू व्यू द डिफरेंट टूल बार्स एंड स्टेटस बार इफ नॉट विजिबल क्लिक ऑन व्यू शो। ओके, चलो अपन कंपोजर ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अपन कंपोजर ओपन करते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे देखो ये कर्सर है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंपोजर का सिंबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो मैं बता ही देता हूँ ना। चलिए डेस्कटॉप पे चलते। देखो कंपोजर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये कंपोजर का सिंबल है, आइकॉन है, ठीक है। तो आप कंपोजर मैंने जो वेबसाइट बताई ना, अब वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना एक कंपोजर ओपन हो चुका है। एक कंपोजर का इंटरफेस ऐसा होता है, जब आप कंपोजर को ओपन करोगे तो कंपोजर कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। अच्छा ऐसा दिखेगा कंपोजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको पता तो चल गया ना। ये मेनू बार है, ठीक है, ये कंपोजिशन टूल बार, ये फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, ये वाला ये फॉर्मेट टूल बार 2 है। पेज टैब है, ठीक है। अच्छा ये वाला पेज टैब है। रूलर्स, ठीक है, स्केल वगैरह दी हुई है पिक्सल में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। साइट मैनेजर, पेज एरिया, देखो ये अपना मेनू बार हो गया। कंपोजिशन बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, ये फॉर्मेट टूल बार 2 है, ये फॉर्मेट टूल बार 1, कंपोजिशन टूल बार, मेनू बार, ठीक है। ये साइट मैनेजर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये पेज टैब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट पेजेस में जंप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पेज एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मजे की बात देखो, यहाँ पे ये एडिट मोड टूल बार दिया हुआ है। एडिट मोड टूल बार यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो ये वाला एडिट मोड टूल बार, ठीक है। ये एडिट मोड टूल बार है, देखो ना यहाँ पे ये एडिट मोड टूल बार है, यहाँ पे देख लो ये वाला, ये एडिट मोड टूल बार है। यहाँ से अगर आप प्रीव्यू में जाना चाहते हो तो प्रीव्यू में दिखाई देगा। अभी कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा आपको, बट जैसे अपन एक फॉर्म जनरेट करेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल व्यू में भी जा सकते हो, HTML टैग्स में भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप HTML टैग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट अपना नॉर्मल ही सिलेक्टेड होता है, बाय डिफॉल्ट अपना नॉर्मल ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा चलिए टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो यार समझ गए ना, ये स्टेटस बार है, ठीक है। ये वाला ये अपना स्टेटस बार है, ठीक है। ये स्टेटस बार है। अच्छा ये एक कंपोजर होता है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गया, किसके बारे में, इसके बारे में देखो, अगर आप कोई भी फॉर्म जनरेट करते हो, अगर आप कोई भी फॉर्म डिजाइन करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिजाइन वाला। तो यहाँ पे इस पेज में ये जो ब्लैंक एरिया है ना, वहां पे आप अपना फॉर्म डिजाइन कर सकते हो कि आपको अपना फॉर्म कैसे चाहिए। अगर आप सोर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे ना, सोर्स लिखा ये वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको HTML टैग लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको HTML टैग लिखा हुआ मिलेगा, जैसे हमने क्रिएट करा था फॉर्म वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा। HTML लिखा हुआ देखो, HTML हमने ऐसे ही जनरेट करा था ना HTML फॉर्म, HTML टैग्स की मदद से। तो अगर यहाँ पे आपको HTML टैग लिखना है तो यहाँ पे आप HTML टैग लिख सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
नोटपैड की मदद से मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप स्प्लिट पर क्लिक करोगे तो आपको डिजाइन व्यू भी मिलेगा एंड HTML टैग भी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आप डिजाइन भी कर सकते हो, इतने से एरिया में, इतू से एरिया में आप डिजाइन भी कर सकते हो अपने फॉर्म को, और यहाँ पे आप उसका HTML टैग भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप उसका आप अपने फॉर्म का HTML टैग भी लिख सकते हो एंड यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉर्म को डिजाइन भी कर सकते हो एंड यहाँ पे आप HTML टैग भी लिख सकते हो, HTML टैग भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इतने एरिया में आप HTML टैग भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको डिजाइन भी करना है, HTML टैग भी लिखना है, तो आप स्प्लिट पर जाइएगा। अगर आपको केवल डिजाइन करना है, केवल आपको फॉर्म को डिजाइन करना है, तो डिजाइन मोड में जाइएगा। यहाँ पे डिजाइन मोड में जाने से क्या हुआ, यहाँ पे केवल आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे HTML टैग वगैरह नहीं लिख सकते। आपको केवल HTML टैग लिख के आपको अपना HTML फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे आप सोर्स में जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप HTML टैग, यहाँ पे आप HTML टैग लिख के अपना फॉर्म बना सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ नोटपैड की मदद से। अगर आपको डिजाइन भी करना है, HTML टैग भी लिखना है, तो आप स्प्लिट वाले ऑप्शन में क्लिक करिएगा। ठीक है, तो देखो कंपोजर का यही फायदा है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट पे से। दूसरी बात, अपन जो भी यहाँ पे डिजाइन करेंगे, जो जैसे हमने मान लो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा, ठीक है, अपना रेडियो बटन इंसर्ट करा, तो उन सब कोडिंग वो हमने जितना भी ये HTML टैग लिख के करा, ये सारा HTML टैग यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, जनरली आप यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन करते हो, फॉर्म में जो HTML टैग लिखे होते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। मुझे पता है आपको ये बात थोड़ी बाउंस गई है, बट मैं आपको इसका मतलब भी बता दूंगा। तो आप क्या करना, आप यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन करना, डिजाइन करने के बाद आपको उसका सोर्स कोड देखना है, आपको उसका HTML टैग दिखना है, आपको उसका HTML टैग देखना है, तो यहाँ पे आप सोर्स वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप उसका HTML टैग भी देख सकते हो, आप उसका HTML टैग भी देख सकते हो। अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट पेशेंट रखो, मैं आप जल्दी आपको कंपोजर कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देख लो, यहाँ पे मैंने सब कुछ समझा दिया। ठीक है, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, पेज टैब, ठीक है, साइट मैनेजर, रूलर्स, ये रूलर्स है, ये देखो यहाँ पे एक मेजरमेंट लिया हुआ है 1072 पिक्सल, हाँ ये रूलर होता है। स्केल टाइप, ठीक है, जैसे आपका स्केल में कितने मैक्सिमम 15 यूनिट तक होता है ना, 15 तक आपके स्केल में होते हैं रूलर में, वैसे यहाँ पे 1072 पिक्सल में होते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये स्टेटस बार ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा ये अब यहाँ पे देखो ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपको इस इंफॉर्मेशन को केवल रीड करना है, आपको इस इंफॉर्मेशन को केवल रीड करना है एक बार। ठीक है, चलो कुछ नहीं है इसमें, इंफॉर्मेशन वही है। ठीक है, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपको रीड करना है। ठीक है, यहां तक आपको रीड करना है। तो चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं कि कंपोजर की मदद से HTML फॉर्म
कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि सबसे पहले आपको एक नई फाइल बनानी है। टू क्रिएट अ न्यू फाइल ओपन कंपोजर। सबसे पहले आप कंपोजर को ओपन करिएगा, मेनू बार में जाके फाइल पे क्लिक करिएगा, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करिएगा, एक डायलॉग बॉक्स ऐसा जनरेट होगा। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो कंपोजर ओपन करा, कंपोजर ओपन करने के बाद मेनू बार में गए, मेनू बार में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करा। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स, मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आया है, देख लो, बिल्कुल ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आया है। इस डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे सिलेक्टेड रखना है, स्ट्रिक्ट DTD पे चेक लगाना है, ठीक है, और आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका एक नया वेब पेज बन जाएगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो देखो वही है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी क्लिक ही है, ये चेक ही है, स्ट्रिक्ट DTD, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक खाली डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा देख लो यहाँ पे, फिर आपको क्या करना, अगर फिर यहाँ पे क्या वही बोल रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, फिर अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, कोई पुरानी फाइल कंपोजर में ओपन करनी है, कोई पुरानी फाइल कंपोजर में ओपन करनी है, तो यहाँ पे आप ये जो ओपन बटन देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पे, देखो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, एंड फाइल में जाने के बाद ओपन फाइल भी कर सकते हो। तो ये करने से क्या होगा, आपको जो भी एग्जिस्टिंग फाइल, आपको जो भी पुरानी फाइल ओपन करनी है वो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पे भी इस ओपन बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको एक एग्जिस्टिंग फाइल, आपको जो भी एग्जिस्टिंग फाइल, पुरानी फाइल ओपन करनी है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। और फाइल में जाने के बाद ओपन फाइल में भी क्लिक करके आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल, पुरानी फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे देखा आपको बोला है यहाँ पे कि सबसे पहले एक अपनी नई फाइल बना दीजिए, बिल्कुल। तो हमने नई फाइल बना दी है, बिल्कुल, अभी बताया था ना, फाइल में जाने के बाद न्यू करके फिर एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हुआ था, बिल्कुल। तो आपकी एक नई फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाली फाइल है, ठीक है, ब्लैंक फाइल जनरेट हो चुकी है। फिर यहाँ पे क्या करना है, मेनू बार में जाके सिलेक्ट इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म, यहाँ पे देखो ये मेनू बार है, मेनू बार में जाके इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके फॉर्म में जाना है, फॉर्म में जाने के बाद डिफाइन फॉर्म में जाना है। पहले आपको फॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी आप कंपोजर की मदद से फॉर्म क्रिएट करते हो तो आपको पहले फॉर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर्म डिफाइन करा मैंने, फॉर्म डिफाइन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फॉर्म का नेम पूछ रहा है, तो आप फॉर्म का नेम कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी। देखो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया था, देखो यहाँ पे भी ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना फॉर्म का नेम लिख सकते हो। एक्शन URL, अब मैंने आपको बता दिया है कि एक्शन एट्रीब्यूट का क्या काम है, कि जैसे ही यूजर आपके फॉर्म को सबमिट करता है वो कौन से पेज पर नेविगेट होना चाहिए, ये काम एक्शन एट्रीब्यूट का है। यहाँ पे मैंने आपको मेथड बताई थी,
दो टाइप की मेथड थी, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। गेट मेथड लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करना है एक टाइम पे, तो गेट मेथड। पोस्ट मेथड कब यूज होती है, जब आपको बल्क में डाटा ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में एक टाइम पे, तो आप पोस्ट मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो फॉर्म नेम दिया हुआ है, एक्शन यूआरएल मतलब कौन से पेज पर यूजर नेविगेट होना चाहिए आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। जब यूजर अपना फॉर्म सबमिट कर दे तो यूजर कौन से पेज पर नेविगेट होना चाहिए, तो इस पेज पर नेविगेट होना चाहिए। कौन सी मेथड है, पोस्ट। आप गेट मेथड भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अपन भी साथ साथ में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हैं। तो ये फॉर्म प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप अपना फॉर्म का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम रख देता हूँ माई फॉर्म, ठीक है। मैं अपना फॉर्म का नाम रख दिया माई फॉर्म। आप कुछ भी रख सकते हो फॉर्म का नाम, आप अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे फॉर्म नेम में। फिर आपको यहाँ पे आपको एक्शन यूआरएल क्या देना है, एक्शन यूआरएल मतलब पता चल गया ना कि कौन से पेज पर नेविगेट होगा यूजर आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। वो एक्शन एट्रीब्यूट का काम है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। आपको जिस भी पेज पर यूजर को नेविगेट करवाना है वो पेज का नाम लिख देना, और साथ में पीछे क्या लगा देना, .html। देखो यहाँ पे फॉर्म 1 नाम का कोई पेज रहा होगा जहां पे मुझे यूजर को नेविगेट करवाना है, तो फॉर्म 1 मैंने फॉर्म का नाम मतलब मैंने पेज का नाम लिख दिया। जिस पेज पर मुझे यूजर को नेविगेट करवाना है उस पेज का नाम लिख दिया, और पीछे मैंने एक्सटेंशन लगा दिया .html, ठीक है। ये पीछे लगाना .html, ठीक है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है .html लगाना, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं, चलो XYZ नाम का कोई पेज है जहां पे मुझे यूजर को नेविगेट करवाना है जब यूजर सबमिट कर दे फॉर्म तब, ठीक है। तो XYZ डॉट पीछे क्या एक्सटेंशन लगाना है, .html, ठीक है। अच्छा, फिर मेथड कौन सी मेथड लोगे, गेट, पोस्ट, जो भी आप लेना चाहो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसी मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो यहाँ पे गेट मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, ओके। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यहाँ पे देखो एक लाइट ग्रीन डॉटेड लाइन आ चुकी है, लाइट ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आ चुकी है, एक रेक्टेंगल बॉक्स बन चुका है। तो जैसे ही आप फॉर्म को डिफाइन करोगे अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, कंपोजर के अंदर, तो ऐसी एक डॉटेड लाइन जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आप डिजाइन करोगे वो आपके फॉर्म के अंदर नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखोगे, इस बॉक्स के अंदर ये जो डॉटेड ग्रीन लाइंस है ना, हाँ, ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर जो भी आप डिजाइन करोगे वो आपके फॉर्म के अंदर दिखाई देगा। अगर मैं डॉटेड लाइन के अंदर टेक्स्ट बॉक्स रखता हूं तो टेक्स्ट बॉक्स मेरे फॉर्म के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अगर रेडियो बटन रखता हूं डॉटेड लाइंस के अंदर, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर अगर मैं रेडियो बटन रखता हूं तो मेरे फॉर्म के अंदर आउटपुट में रेडियो बटन दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, मतलब आप जो भी कोडिंग वगैरह करोगे, मतलब जो भी डिजाइन करोगे वो इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तभी वो आपके फॉर्म में विजिबल हो पाएगा। अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हो गया, बिल्कुल देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो,
अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्म बनाना। ठीक है, फॉर्म कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपोजर ओपन करना है। कंपोजर ओपन करने के बाद नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना। नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद फॉर्म को डिफाइन करना है। डिफाइन फॉर्म करने के बाद आपको एक ऐसा लाइट ग्रीन कलर का डॉटेड लाइंस दिख जाएगा। आपको इस लाइट ग्रीन कलर का जो डॉटेड लाइन का जो ये रेक्टेंगल दिखा है ना, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, उसके अंदर ही डिजाइन करना है। आपने जो भी डिजाइन करा है आपको वो डिजाइन इसके अंदर ही करना है। अगर आप इसके बाहर डिजाइन करोगे तो वो आपके फॉर्म में विजिबल नहीं होगा। तो आपको जो भी डिजाइन वगैरह करना है वो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ही डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक टेबल इंसर्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक टेबल इंसर्ट करोगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, असल में तो तीन तरीके हैं। आप तीन तरीके से टेबल इंसर्ट कर सकते हो अपने फॉर्म में। पहला तरीका है कि यहाँ पे देखो टेबल ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे टेबल, तो डायरेक्टली आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको एक टेबल जनरेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे टेबल वाले, यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है ना, वहां पे क्लिक करना है, तो आपको ये सीधा टेबल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेनू बार में टेबल लिखा हुआ, तो उस टेबल पर क्लिक करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल, तो भी ये टेबल वाला ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पर क्लिक करना है, तो भी ये टेबल वाला ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप तीन तरीके से अपने फॉर्म में टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब टेबल का क्या यूज है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने टेबल जनरेट करा। ठीक है, तो मैं तो क्या करता हूँ, मेरी हैबिट क्या है, मेरी हैबिट तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है मैं वहीं पे क्लिक करके टेबल जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिसाइसली पे भी आप क्लिक कर सकते हो। आपको अपने टेबल में कितनी रोज कितनी कॉलम्स चाहिए वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरे टेबल में एक रो चाहिए और दो कॉलम चाहिए। ठीक है, एक रो चाहिए, दो कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे रो 1 कॉलम 2 ऐसे लिख सकते हो। प्रिसाइसली में आके ऐसे लिख सकते हो, रो 1 कॉलम 2। आप अपनी टेबल की विड्थ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 100 विड्थ लिखी हुई है पिक्सल में, यहाँ पे आप 200 300 भी लिख सकते हो। बॉर्डर, अगर आपको अपनी टेबल की बॉर्डर भी चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर क्या करा मैंने, ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो गया, यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टेबल को आप बड़ा भी कर सकते हो। कैसे बड़ा कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो ये टेबल बड़ा भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको क्या करना है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इस साइड देखो, इस टेबल की दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। इसको सेल यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल यूनिट बोलते हैं। तो ये पहली सेल यूनिट, ये दूसरी सेल यूनिट। तो पहली सेल यूनिट में मैं लिखता हूं, चलो नेम, कि यूजर का फर्स्ट नेम क्या है। ठीक है, यूजर का फर्स्ट नेम क्या है,
वो लिखता हूँ। अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है, फर्स्ट नेम लिखा हुआ जो है, अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो बड़ा ए और ऊपर अप एरो दिख रहा है ना, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉन्ट की साइज बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो छोटा ए लिखा हुआ है एंड ये जो डाउन एरो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो फॉन्ट की साइज छोटी होगी। तो देखो फॉन्ट की साइज छोटी हो रही है, बिल्कुल देखो फॉन्ट की साइज छोटी हो रही है। इसको क्लिक करोगे तो फॉन्ट की साइज बड़ी होगी। सी, ये फॉन्ट की साइज बड़ी हो गई। इसको क्लिक करोगे तो फॉन्ट की साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी साइज रख सकते हो अपने फॉन्ट की। फिर अगर आपको बोल्ड वगैरह चाहिए, बोल्ड, इटालिक वगैरह, तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो यहाँ पे देखो बोल्ड लिखा हुआ है, तो अगर आप बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये देखो बोल्ड हो गया। अगर आपको इटालिक चाहिए तो यहाँ पे भी इटालिक का भी ऑप्शन है, इटालिक कर दोगे तो देखो इटालिक में लिखा हो गया, बिल्कुल। अगर आपको इटालिक नहीं चाहिए तो दोबारा से इस पे क्लिक कर दो तो देखो नॉर्मल वाला आ गया, बिल्कुल। इटालिक चाहिए तो इटालिक पे क्लिक कर दो, अगर इटालिक नहीं चाहिए तो भी इटालिक वाले को क्लिक कर दो, तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो बोल्ड से बोल्ड पे क्लिक कर दो दोबारा। ठीक है, तो ये नॉर्मल टैग आ गया। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, बोल्ड नहीं चाहिए तो बोल्ड पे वापस से क्लिक कर दो, तो वापस से क्लिक करोगे तो अपना नॉर्मल वाला आ जाएगा। तो अभी तो मैं बोल्ड ही रख रहा हूं, चलो मैं बोल्ड नहीं रखता, ठीक है, सिंपल वाला। अच्छा, मैं इसकी साइज थोड़ी कम करता हूं, बस इतनी चलेगा। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं यहाँ पे दूसरे सेल यूनिट में जाना है तो कैसे जाओगे कि सिंपली उस वाले सेल यूनिट में क्लिक करके, जैसे मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी, अगर मुझे ये फर्स्ट सेल यूनिट में है, पहली सेल यूनिट में है, अगर मुझे उसको दूसरी सेल यूनिट में भेजना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, दूसरी सेल यूनिट में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब एक और तरीका है, आप क्या करना, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में टैब बटन होगा। कौन सा बटन होगा? टैब बटन होगा। आप सिंपली उसको क्लिक कर दीजिएगा तो भी आपका कर्सर फर्स्ट सेल यूनिट से दूसरे सेल यूनिट में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखो फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज वाला एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो गया। फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज वाला एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो गया है। तो यहां से आप फील्ड टाइप में अलग अलग फील्ड दी हुई है। देखो चेक बॉक्स इंसर्ट करना है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, रेडियो बटन इंसर्ट करना है तो रेडियो बटन पे, सबमिट बटन इंसर्ट करना है तो सबमिट बटन पे, रिसेट बटन इंसर्ट करना है तो रिसेट बटन पे। अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। फील्ड नेम, आप फील्ड का नाम भी दे सकते हो, मैं लिख दिया चलो फील्ड नेम फर्स्ट नेम, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, फील्ड नेम में कुछ भी नेम लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। इनिशियल वैल्यू आपको लिखनी हो तो लिखो, नहीं लिखनी हो तो मत लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूं ओनली इन कैपिटल, मैं यूजर को अलर्ट करना चाहता हूं कि वो अपना फर्स्ट नेम कैपिटल में लिखे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनिशियल वैल्यू में ओनली इन कैपिटल। अब ध्यान रखिएगा,
आपको अगर यूजर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यूजर के पास से अपना फॉर्म फिलअप करवाना है, तो आप रीड ओनली बटन को क्लिक मत करिएगा। रीड ओनली अगर आप बटन को क्लिक करते हो तो उससे केवल यूजर इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। रिपीट क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे आपने रीड ओनली का बटन क्लिक कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे यूजर केवल आपके फॉर्म को रीड कर पाएगा, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म के अंदर फिलअप नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर आपके फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन फिलअप करे, तो ये रीड ओनली का बटन जो है ना, उसको क्लिक मत करिएगा, उसको डिसिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो उसकी मैक्सिमम लेंथ, टेक्स्ट बॉक्स जो बनाओगे आप, उसकी मैक्सिमम लेंथ भी दी हुई है। ठीक है, अच्छा, मतलब कितने लेटर्स तक आप उस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो, कितने लेटर्स तक आप उस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे आप मैक्सिमम लेंथ लिखना चाहो तो लिख दो। मैं ज्यादातर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ यूजर का नाम बहुत बड़ा होता है तो कुछ यूजर का नाम बहुत छोटा होता है, तो मैं जनरली मैक्सिमम लेंथ वाला जो ऑप्शन है ना, उसको फिलअप नहीं करता। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको याद है हमने इनिशियल वैल्यू दी हुई थी, आपको याद हो तो हमने इनिशियल वैल्यू ओनली इन कैपिटल दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिख के आ गया, ओनली इन कैपिटल। तो आप जो भी इनिशियल वैल्यू दोगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैंने इनिशियल वैल्यू, आपको याद हो तो फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज में मैंने इनिशियल वैल्यू दी हुई थी ओनली इन कैपिटल, तो ओनली इन कैपिटल यहाँ पे भी लिख के आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आपको दूसरे ऑप्शन भी रखने हैं, जैसे फर्स्ट नेम रख दिया, आप चाहते हो कि यूजर के पास से उसका मिडिल नेम क्या है वो पता करना है, तो आप क्या करोगे, आप मिडिल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करोगे। कैसे जनरेट करोगे, टेबल को बड़ा करके। तो टेबल को एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको साइड में ये दो बटन दिख रहे हैं, ये एक क्रॉस बटन है और एक अप बटन है और एक डाउन बटन है। अगर आप डाउन बटन पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे एक नया टेबल जनरेट हो चुका है, उसी टेबल के कंटिन्यूएशन में, उसी टेबल को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एक नया टेबल जनरेट हो चुका है। फिर अगर आप ये वाला बटन पे क्लिक करते हो तो देखो वापस से एक और टेबल जनरेट हो चुका है। देखो इसको जनरेट करने का एक और तरीका है, अगर आप ये जो क्रॉस बटन है ना उसको क्लिक कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये गायब हो गया, देखो हो गया। अगर आप फिर से ये डाउन बटन को क्लिक करोगे तो ये वापस से जनरेट हो जाएगा, फिर से डाउन बटन को क्लिक करोगे तो वापस से आ जाएगा, फिर से क्रॉस बटन पे, ये जो क्रॉस बटन है ना उसको क्लिक करोगे तो वापस से चला जाएगा, ये क्रॉस बटन उसको क्लिक करोगे तो वापस से चला जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप क्या करो, आप ये जो सेकंड यूनिट है, सेकंड सेल यूनिट जो है, वहां पे अपना कर्सर ले जाओ और वहां पे ले जाने के बाद आप टैब बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप टैब बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया ऐसा जनरेट हो जाएगा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड मिडिल नेम का ऑप्शन भी रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको बस केवल यहाँ पे जाना है सेकंड यूनिट में,
सेकेंड यूनिट में जाना है। सेकेंड यूनिट में जाने के बाद टैब बटन क्लिक कर देना है। और दूसरा तरीका तो यही है, ये बटन क्लिक करते रहो अप डाउन, ठीक है। अगर डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रॉस बटन या जो क्रॉस बटन लिखा हुआ है अगर आप उसको दबाओगे तो ये मिट जाएगा, ठीक है। तो ये मिट गया, देखो। फिर मिडल नेम को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा दोगे तो इसकी फॉन्ट साइज ये बढ़ गई। फिर यहाँ पे क्या जाओगे, नेक्स्ट सेल यूनिट में जाओगे। तो नेक्स्ट सेल यूनिट में जाने के लिए टैब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो कर्सर यहाँ पे आ गया, बिल्कुल। फिर यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो किस में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड में जाने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ही सिलेक्टेड करोगे। तो यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट। फील्ड नेम क्या दोगे, फील्ड नेम आप मिडल नेम दे सकते हो, ठीक है। फील्ड नेम कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू ध्यान रखना, जो इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पे दोगे वही इनिशियल वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के आएगी। जैसे इस वाले ये जो टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करा था उसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू ओनली इन कैपिटल लिखा हुआ था। तो ये इनिशियल वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के आई थी। जैसे यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू दे रहा हूं ओनली इन कैपिटल, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू ओनली इन कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये इनिशियल वैल्यू दी, फिर आप लेंथ वगैरह देख सकते हो, ठीक है। जो आपकी मर्जी, आप लेंथ वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, ओके बटन पर क्लिक करा। तो देखो यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई थी, मैंने इनिशियल वैल्यू ओनली इन कैपिटल लिखा हुआ था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ओनली इन कैपिटल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो जो इनिशियल वैल्यू आप डायलॉग बॉक्स में दोगे वही इनिशियल वैल्यू आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाई देगी। मैंने डायलॉग बॉक्स में इनिशियल वैल्यू लिखी हुई थी ओनली इन कैपिटल, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ओनली इन कैपिटल। फिर आप क्या करोगे, टैब बटन को क्लिक करोगे तो एक नया टेबल जनरेट हो जाएगा नीचे, ये टेबल एक्सटेंड हो गया। फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लास्ट नेम। फिर लास्ट नेम को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी, फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद दूसरे यूनिट में चले गए। दूसरे यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से टेक्स्ट बॉक्स रखना है। तो इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड में जाने के बाद फील्ड टाइप में टेक्स्ट, फील्ड नेम यहाँ पे लास्ट नेम लिख सकते हो, कुछ भी नाम दो चलेगा। इनिशियल वैल्यू फिर से वही ओनली इन कैपिटल, ठीक है। आप मैक्सिमम लेंथ देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रीड ओनली वाला जो बटन है ना, हाँ, उसको क्लिक नहीं करना है। उससे क्या होगा, यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, वो केवल रीड कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म के अंदर फिलअप नहीं कर पाएगा। आप मैक्सिमम लेंथ देना चाहो तो दे सकते हो। ये सब करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दो तो देखो आ गया ओनली इन कैपिटल। इनिशियल वैल्यू दी हुई थी ना ओनली इन कैपिटल, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी ओनली इन कैपिटल आ गया। फिर क्या करोगे, फिर टैब बटन पे क्लिक करोगे तो एक नया फॉर्म आ जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉर्म को एक्सटेंड करना बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दे सकते हो, ईमेल आईडी। फिर क्या करा, फिर इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी।
इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद नेक्स्ट यूनिट में जंप कर गया, टैब बटन। फिर क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स रखना है, तो इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड में जाने के बाद फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स जनरेट होगा, उसमें फील्ड टाइप में टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे फील्ड नेम कुछ भी रख सकते हो, ईमेल आईडी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, आप इनिशियल वैल्यू देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जो सूटेबल है वो इनिशियल वैल्यू आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे abc@gmail.com, ठीक है, मैंने ये इनिशियल वैल्यू दी। फिर आप मैक्सिमम लेंथ वगैरह दे सकते हो। रीड ओनली पे क्लिक नहीं करना है, उससे यूजर केवल रीड कर पाएगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। देखो इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दी हुई थी, इनिशियल वैल्यू abc@gmail.com दी हुई थी, तो यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू क्या आ गई, abc@gmail.com। फिर क्या करना है, टैब बटन करने से क्या हुआ, ये फॉर्म और एक्सटेंड हो गया। फिर ईमेल आईडी देने के बाद पासवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद दूसरे यूनिट में जंप कर गया। दूसरे यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, टेक्स्ट बॉक्स। बताओ क्या दोगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉर्म इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज का ये डायलॉग बॉक्स जनरेट होगा। इसमें फील्ड टाइप आपको क्या करना है, इस बार पासवर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे फील्ड नेम क्या दे सकते हो, फील्ड नेम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वैल्यू देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया। फिर क्या करना है, टैब बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। टैब बटन पे क्लिक करना है। टैब बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन देना है, जेंडर, ठीक है, कि यूजर का जेंडर क्या है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद उसका फॉन्ट इंक्रीज करने के बाद नेक्स्ट यूनिट में जंप कर गया। कर्सर देखो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में आ गया। फिर यहाँ पे मुझे रेडियो बटन लगाने पड़ेंगे, तो रेडियो बटन लगाने के लिए वही सेम तरीका, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, रेडियो बटन, ठीक है। तो जैसे आप रेडियो बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर फील्ड सेटिंग, यहाँ पे ग्रुप नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप नेम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। जेंडर, ठीक है, बिल्कुल। फील्ड वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, फील्ड वैल्यू मैंने वैल्यू लिखना बताया था आपको। जैसे मान लो वैल्यू मैंने दे दी, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, जो मर्जी हो आप दे सकते हो फील्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने मान लो फील्ड वैल्यू दे दी ABC, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर फाइल को सेव, फिर क्या करा, बट ध्यान रखना एक ट्विस्ट है, मैं आपको वो ट्विस्ट बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको वो ट्विस्ट जब HTML टैग्स की मदद से कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, HTML फॉर्म, वहां पे भी ये मैंने ट्विस्ट बताया हुआ था जब जेंडर वाला अपन क्रिएट कर रहे थे फील्ड तब। और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अब जो नाम आप मेल वाले रेडियो बटन को दे रहे हो वही नाम आपको फीमेल वाले रेडियो बटन को देना पड़ेगा। ये मैंने बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, ये इसलिए बोल रहा था। अब
एक बार वो वीडियो देख के आओ तो यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे इस फील्ड वैल्यू को याद रखना है, फील्ड नेम को भी याद रखना है, ठीक है, ग्रुप नेम एंड फील्ड वैल्यू को याद रखना है, दोनों में सेम वैल्यूज होगी, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप नेम कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेल दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, बट वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो वैल्यू आप मेल वाले रेडियो बटन को देते हो वही वैल्यू आपको फीमेल वाले रेडियो बटन को देनी है। इसका रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने ओके बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो एक रेडियो बटन जनरेट हो गया, बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मेल। फिर आप चाहते हो कि फीमेल वाला रेडियो बटन भी क्रिएट करे तो यहाँ पे कर सकते हो। इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म, फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड में जाने के बाद रेडियो बटन, रेडियो बटन में जाने के बाद ग्रुप नेम, ग्रुप का नेम कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे फीमेल डाल देता हूँ, आप अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, इनिशियल वैल्यू मुझे वही पेस्ट करनी है जो मैंने मेल वाले रेडियो बटन को दी है। जो वैल्यू मैंने मेल वाले रेडियो बटन को दी है वही वैल्यू मुझे फीमेल वाले रेडियो बटन को देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं बात बता चुका हूँ, पिछले 2-3 वीडियो से बताता आया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या करा, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक रेडियो बटन जनरेट हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बाजू में, फीमेल, ठीक है। अच्छा, तो आपने रेडियो बटन कैसे जनरेट करते हैं वो आप सीख चुके हो अब कंपोजर की मदद से, ठीक है। वो आप एक बार वीडियो देख के आओ तो ही समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टैब बटन क्लिक कर देना है। टैब बटन को क्लिक करने से अच्छा आप यहाँ से भी फॉर्म को एक्सटेंड कर सकते हो। नीचे वाला जो डाउन एरो है ना, हाँ, उसको क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे वही फॉर्म एक्सटेंड हो चुका है। फिर यहाँ पे आप क्या ऑप्शन दे सकते हो अपने फॉर्म में, हॉबीज, ठीक है। हॉबीज को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी, फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद दूसरे सेल यूनिट में जंप कर गया। कैसे जंप करते हैं, टैब बटन को दबा के, आप टैब बटन भी दबा सकते हो या आप डायरेक्टली उस यूनिट में जाके क्लिक कर सकते हो, उस यूनिट में जाके क्लिक कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली उस वाले यूनिट पे जंप कर जाओगे, आपका कर्सर आ जाएगा वहां पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स रखना है। तो चेक बॉक्स कैसे रखोगे, फिर से वही इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म, फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखो चेक बॉक्स लिखा हुआ है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करो। फिर आप फील्ड नेम क्या दो, कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम भी खुद भी लिख सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फील्ड नेम जैसे यहाँ पे मैंने सिंगिंग लिख दिया, ठीक है। फील्ड वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, ना दो तो भी चलेगा, फील्ड वैल्यू अगर नहीं भी देते तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इनिशियली चेक्ड, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं इनिशियली चेक्ड, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा देखना। अगर मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखो, ये चेकबॉक्स जो है, ये चेकबॉक्स जो है ये ऑलरेडी क्लिक होके आया है, ठीक है। तो यही फर्क है। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये वाला इनिशियली चेक्ड वाला चेकबॉक्स क्लिक कर देता हूं तो आपका जो चेकबॉक्स जनरेट होगा वहां पे भी ये टिक मार्क लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि इनिशियली चेक्ड, तो आप उसको अनचेक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फील्ड नेम क्या दे दिया, सिंगिंग, ठीक है। फील्ड नेम, फील्ड वैल्यू कुछ भी दे सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो वो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओके। देखो यहाँ पे एक चेक बॉक्स जनरेट हो गया, बिल्कुल। यहाँ पे आप साइड में क्या लिख दीजिएगा, सिंगिंग, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक और ऑप्शन रखना है, तो
एक और चेकबॉक्स, 2-3 चेकबॉक्स रखने तो रख सकते हो। क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म, फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड में जाने के बाद चेकबॉक्स, चेकबॉक्स में जाने के बाद फील्ड नेम, कुछ भी रख सकते हो, फिर से वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, फील्ड वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो इनिशियली चेक्ड भी रख सकते हो, ठीक है, इनिशियली चेक्ड भी रख सकते हो और इनिशियली चेक्ड नहीं भी रख सकते, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, म्यूजिक, ठीक है। अगर आप एक और चेकबॉक्स रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, इंसर्ट में जाके, फॉर्म में जाके फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड में जाके चेकबॉक्स, चेकबॉक्स में जाके फील्ड नेम, कुछ भी रख सकते हो, डांसिंग, डांसिंग में जाके फील्ड वैल्यू, फील्ड नेम कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। अपना नाम भी खुद भी लिख सकते हो फील्ड नेम में, फील्ड वैल्यू में कुछ भी दे सकते हो फील्ड वैल्यू। इनिशियली चेक्ड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है। फिर ओके बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक और चेकबॉक्स जनरेट हो गया, यहाँ पे एक और चेकबॉक्स जनरेट हो गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डांसिंग, ठीक है। अगर आप एक और चेकबॉक्स रखना चाहते हो तो सिंपल है, अब तो याद हो चुका होगा, इंसर्ट में जाके, फॉर्म में जाके, फॉर्म फील्ड में जाके चेकबॉक्स पे क्लिक करने का, फील्ड नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रीडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स जनरेट हो गया, बिल्कुल यहाँ पे एक चेकबॉक्स जनरेट हो गया, यहाँ पे एक चेकबॉक्स जनरेट हो गया। चेकबॉक्स जनरेट होने के बाद यहाँ पे आप रीडिंग लिख सकते, ठीक है। जो आपकी मर्जी, जो लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रेडियो बटन कैसे इंसर्ट करते हैं यूजिंग कंपोजर, वो आपको पता चल चुका है। फिर आप सबमिट बटन क्रिएट करना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो, सबमिट बटन क्रिएट करना चाहते हो। अच्छा, एक आध दो तो रह गया। अगर आप एड्रेस बार ऐड करना चाहते हो अपने फॉर्म में आप एड्रेस ऐड करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि यूजर अपना रेसिडेंटल एड्रेस डाले, आपके फॉर्म में यूजर अपना रेसिडेंटल एड्रेस डाले, इसलिए आप एड्रेस बार ऐड करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा, फॉन्ट बढ़ा दिया, फॉन्ट की साइज, फिर नेक्स्ट सेल पे चला गया। नेक्स्ट सेल पे जाने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे एड्रेस बार आपको देना है, यहाँ पे आपको एड्रेस बार देना है, क्या देना है, एड्रेस बार देना है, जहां पे यूजर अपना रेसिडेंटल एड्रेस डाल सके, उसके लिए आपको एड्रेस बार देना है। तो एड्रेस बार देने के लिए क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद ध्यान रखना, यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है। टेक्स्ट एरिया पे इंसर्ट में जाओगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट एरिया पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप फील्ड नेम लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। कितने रोज चाहिए आपको, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको 20 रोज चाहिए, कुछ भी, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो आपको 20 रोज चाहिए एंड कॉलम्स कितने चाहिए, कॉलम्स आपको 5, या चलो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको 10 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप
इनिशियल टेक्स्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप इनिशियल टेक्स्ट भी डाल सकते हो, इनिशियल टेक्स्ट, ठीक है। प्लीज एंटर एड्रेस हियर, आप ऐसा इनिशियल टेक्स्ट भी डाल सकते हो। फिर क्या कर देना, ओके बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपने जो इनिशियल टेक्स्ट दिया था, इनिशियल टेक्स्ट दिया था प्लीज एंटर एड्रेस हियर, वो यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल। बट ये जो एड्रेस बार है वो बहुत एक्सटेंडेड हुआ है, मतलब बहुत खींच गया है। वो कैसे, किस लिए हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। आपने नंबर ऑफ रोज 20 ली थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 10 लिए थे, इसलिए, ठीक है, ऐसा हुआ। तो आप क्या करोगे, ये जो एड्रेस बार जनरेट हुआ ना, हाँ, इस पे डबल क्लिक करोगे। तो डबल क्लिक जैसे ही करोगे, आपको वही वाला टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी वाला डायलॉग बॉक्स वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस से आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 कर देता हूँ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 20 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो आ गया यहाँ पे एक मीडियम साइज का एड्रेस बार आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे इनिशियल टेक्स्ट क्या दिया हुआ था, प्लीज एंटर एड्रेस हियर, हमने खुद से लिखा था ना, प्लीज एंटर एड्रेस हियर। तो यहाँ पे वो प्रिंट होके आ चुका है एड्रेस बार के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे एड्रेस बार रख सकते हो कंपोजर में। फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाओगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी। मैं यूजर से उसकी सिटी जानना चाहता हूँ कि यूजर कौन सी सिटी में रह रहा है, यूजर कौन सी सिटी में रहता है। अगर मैं वो जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिटी वाला ऑप्शन एक फील्ड क्रिएट कर दूंगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल में जंप कर गया मैं। फिर यहाँ पे कहाँ पे जाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिलेक्शन लिस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। क्या करना है आपको, सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको फॉर्म में जाना है। फॉर्म में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। सिलेक्शन लिस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, उस सिलेक्शन लिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टी का एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिस्ट नेम क्या लिखोगे, लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो लिस्ट का नाम, ठीक है। आप लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अहमदाबाद, ठीक है। आप ऑप्शन देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट में अहमदाबाद, ठीक है। फिर ऐड ऑप्शन करना है, आपको क्या करना है, आपको ऐड ऑप्शन करना है, ठीक है। फिर बड़ौदा लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन करना है। फिर आप सूरत लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको ऐड ऑप्शन करना है। फिर आप भावनगर लिख सकते हो। फिर आपको ऐड ऑप्शन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मान लो आपने बाय मिस्टेक सूरत को भावनगर के नीचे लिखना था, आपने मान लो बाय मिस्टेक सूरत को भावनगर के ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको यहाँ पे देखो सूरत पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मूव डाउन, अब उसको नीचे ला देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सूरत को ऊपर रखना है, भावनगर के ऊपर रखना है, तो यहाँ पे आप मूव अप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सूरत ऊपर आ गया। अगर आप चाहते हो कि बड़ौदा सूरत के नीचे होना चाहिए या सूरत बड़ौदा के ऊपर होना चाहिए, तो सूरत पे क्लिक करना, बड़ौदा पे भी क्लिक कर सकते हो और बड़ौदा को भी मूव डाउन कर सकते हो। देखो सूरत ऊपर चला गया, बड़ौदा नीचे आ गया।
ठीक है, आप ऐसे अप डाउन कर सकते हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आप अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको मान लो एक और सिटी मैंने ऐड कर ली, जामनगर। ठीक है, फिर आपको क्या कर देना है, ऐड ऑप्शन कर देना है। आप चाहते हो कि भावनगर मुझे नहीं रखना, मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको भावनगर नहीं रखना, तो आप भावनगर को रिमूव भी कर सकते हो। आप भावनगर को रिमूव भी कर सकते हो, तो भावनगर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रिमूव का ऑप्शन है, आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख भी कोई ऑप्शन को ऐड भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन को रिमूव भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ऑप्शन को बड़ी आसानी से ऐड भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। जितने भी ऑप्शन आपको रखने हैं, बस आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते जाना। जैसे मैंने भावनगर रखा, भावनगर रखने के बाद मैंने ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन रखने हैं, आप उस ऑप्शन को रख सकते हो बाय क्लिकिंग ऐड ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने किस बटन पे क्लिक कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है सिटी की। ठीक है, कि यूजर कौन सी सिटी में रहता है वो जानना है, उसके लिए हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी। उसके लिए हमने क्या बना दिया, उसके लिए हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपको सबमिट बटन बनाना है, ठीक है, आपको क्या बनाना है, आपको सबमिट बटन बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप कुछ नहीं, इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखो सबमिट बटन लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे। फील्ड नेम कुछ भी दे सकते हो, आप आपका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सबमिट लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी यहाँ पे ऐसे ही रखिएगा। यहाँ पे फील्ड नेम में भी आप सबमिट ही लिखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे रखना। ठीक है, फील्ड वैल्यू भी मैं क्या दे रहा हूं, सबमिट। ठीक है, फिर क्या करो, फिर यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो एक सबमिट बटन जनरेट हो गया। अगर आपको एक रीसेट बटन जनरेट करना है, तो मैं क्या करा, यहाँ पे मैं दूसरी यूनिट पे जंप कर गया, दूसरी सेल में जंप कर गया। कैसे जंप कर सकते हो आप, डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो उस यूनिट में। देखो, अगर मैं सेकंड यूनिट पे, अगर मैं फर्स्ट यूनिट पे क्लिक करूं, तो ये जो कर्सर है वो फर्स्ट यूनिट पे आ जाएगा। अगर मैं सेकंड यूनिट पे क्लिक करता हूँ, इस यूनिट पे क्लिक करता हूँ, तो कर्सर हमारा इस यूनिट में आ जाएगा। देखो आ गया कर्सर, बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि आपको रीसेट बटन डालना है अपने फॉर्म में, तो रीसेट बटन भी डाल सकते हो। कैसे डालोगे, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म फील्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखो रीसेट बटन लिखा हुआ है, तो रीसेट बटन क्लिक करोगे। फील्ड नेम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीसेट लिख दिया। फील्ड वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी, बट प्रैक्टिस कैसे रखोगे, ऐसी। ठीक है, ऐसे रीसेट बटन, ऐसे रीसेट लिख के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये फील्ड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से, इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, फील्ड नेम कुछ भी लिख दो, फील्ड वैल्यू को आपको ध्यान से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फील्ड वैल्यू क्या दे दी, रीसेट। फिर मैंने क्या कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक रीसेट बटन जनरेट हो गया। फील्ड वैल्यू बहुत ही सेंसिटिव केस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो आपको वो ध्यान से फिलअप करना होता है फील्ड वैल्यू। ठीक है, आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते।
ठीक है। आप फील्ड वैल्यू में जो लिखोगे ना वो इस बटन पर लिखा आ जाएगा। अगर मैं फील्ड वैल्यू में मैं अपना खुद का नाम लिखता तो इस बटन पर भी मेरा खुद का नाम लिखा हुआ आ जाता। इसलिए आपको जो भी फिलअप करना है वो सोच समझ के फिलअप करना पड़ेगा फील्ड वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीसेट बटन जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आपने आज क्या करा, यहाँ पे आपने आज कंपोजर की मदद से आपने एक फॉर्म जनरेट करा है। कंपोजर की मदद से आपने एक फॉर्म जनरेट करा है, एक HTML फॉर्म जनरेट करा है यूजिंग कंपोजर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इसको दूसरे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ जरूर से शेयर करिए। ब्लास्ट एजुकेशन उनके लिए ही वर्क करता है, उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने की कोशिश करेगा ब्लास्ट एजुकेशन। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस एक केवल मेरा इतना काम कर दीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो, ब्लास्ट एजुकेशन की मदद करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जितने भी लोग तक फैला सकते हो उतने लोगों तक फैला दो, ठीक है। अच्छा, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमारा यूटिलाइज अच्छे से अच्छे कर सके, अच्छा सा अच्छा हमारा यूटिलाइजेशन कर सके। हम भी उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। ब्लास्ट एजुकेशन भी उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा, आपको कुछ नई बातें समझ में आई होगी। आज हमने पहली बार कंपोजर की मदद से फॉर्म को कैसे जनरेट करते हैं, कंपोजर की मदद से फॉर्म को कैसे जनरेट करते हैं वो सीखा है। कंपोजर की मदद से फॉर्म को कैसे जनरेट करते हैं वो सीखा है आज हमने, ठीक है। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपोजर की मदद से आप कैसे फॉर्म बना सकते हो। अच्छा, अगर आपको इस फॉर्म को सेव करना है, आपको इस फॉर्म को सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करो, Ctrl+S। जैसे ही आप Ctrl+S पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेज टाइटल का एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पेज टाइटल का एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पेज टाइटल दे सकते हो। मान लो मैंने पेज टाइटल दे दिया फॉर्म, HTML फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक पेज टाइटल दे दिया, क्या टाइटल दे दिया, पेज टाइटल HTML फॉर्म, ठीक है। तो अब जैसे ही ओके बटन पे, पेज टाइटल कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप HTML फॉर्म मैंने दिया हुआ है तो आप HTML फॉर्म ही दो, आप कुछ भी पेज टाइटल दे सकते हो, ठीक है। फिर मैंने ओके बटन पे क्लिक करा। अब ये पूछेगा आपको कि आपको ये फॉर्म कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे ये फॉर्म सेव करना है। ध्यान रखना ये HTML फाइल है। ये कौन सी फाइल है, ये HTML फाइल है। तो यहाँ पे भी देखो ये HTML फाइल, सेव एज टाइप HTML फाइल आपको सिलेक्ट करना है। और HTML फाइल को सेव करने के लिए मैंने आपको एक्सटेंशन बताया हुआ है .html, ठीक है। .html या .htm में आपको बता चुका हूँ। ये HTML फाइल को, ये HTML फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन होता है। फिर इस फाइल को क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए डेस्कटॉप पे, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इस फॉर्म का आउटपुट देखना है, आपको इस फॉर्म का आउटपुट देखना है कि आपको देखना है कि ये फॉर्म कैसा दिखता है, आपको देखना है भैया कि ये वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म कैसा दिखता है। तो क्या करोगे, उसके लिए आप डेस्कटॉप पे जाओगे, क्योंकि आपने तो डेस्कटॉप पे सेव करा है ना। देखो यहाँ पे HTML फॉर्म नाम का एक फाइल
या एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। तो देखो हमने जो फॉर्म जनरेट करा था, वो फॉर्म यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर अपना फर्स्ट नेम लिख सकता है। ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी यूजर अपना लिख सकता है। ठीक है, ओनली इन कैपिटल, तो केवल आप कैपिटल पे ही लिखिएगा। ईमेल आईडी भी लिख सकता है। ठीक है, पासवर्ड भी लिख सकता है। जेंडर वो सिलेक्ट कर सकता है, अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट करेगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करेगा। हॉबीज में जो भी हॉबीज है उसकी वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। वो अगर उसकी हॉबी सिंगिंग है तो सिंगिंग पे क्लिक करेगा, म्यूजिक है तो म्यूजिक पे, डांसिंग है तो डांसिंग पे, वगैरह पे क्लिक करेगा। ठीक है, सिलेक्ट करेगा। रीडिंग हॉबी है उसकी तो रीडिंग पे क्लिक करेगा। एड्रेस डालना चाहता है तो यहाँ पे वो अपना एड्रेस भी डाल सकता है। ठीक है, कुछ भी एड्रेस डाल सकता है वो। सिटी, यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाया था, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर। ठीक है, बिल्कुल वो यूजर कौन सी भी सिटी में रह रहा है वो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो अहमदाबाद में रह रहा है तो अहमदाबाद को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो ये सारी फॉर्म की डिटेल्स गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ऑलमोस्ट सारी फॉर्म की डिटेल गायब हो गई है। ठीक है, अच्छा रिफ्रेश नहीं करा ना, इसलिए देखो सारी फॉर्म की डिटेल चली गई। बिल्कुल देखो सारी फॉर्म की डिटेल यहाँ पे चली गई है। जैसे ही मैंने रीसेट बटन पर क्लिक करा, सारी फॉर्म की डिटेल गायब हो गई। ठीक है, अच्छा अगर यूजर चाहता है कि यूजर ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी वो रिक्वायर्ड डिटेल्स उसने फॉर्म में फिलअप कर दी है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद वो सबमिट बटन पे क्लिक कर सकता है। तो जैसे वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो आपने जो भी पेज पर एक्शन यूआरएल लिखा होगा वो पेज पर वो यूजर नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज, मैं दिल से बोल रहा हूँ, इसको शेयर करिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सच में क्वालिटी एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, जिनको सच में क्वालिटी एजुकेशन बहुत चाहिए है, बट वो इतनी बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए प्लीज हमारा हौसला बढ़ाए और हमें सपोर्ट करे। ठीक है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आप शेयर करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें और हिम्मत मिलेगी नए नए वीडियोस लाने की। तो आप शेयर करिए, जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि हमारे देश में और कितने बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, बट वो इतनी बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए, खास करके उनके लिए ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, हाँ एक दो टॉपिक बाकी है इस चैप्टर में, वो कंप्लीट करके अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कंपोजर की मदद से हमने पहली बार एक फॉर्म जनरेट करा है। ठीक है, आई होप आपको एंजॉय, मजा भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए बस आज का यही वीडियो मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज का ये वीडियो यही तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।